हेलो गाइस, वेलकम टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सेबा के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, जिसको स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। देखो, अभी आप इस वीडियो को देखना शुरू किए, आप ये सोच के शुरू करो कि आप एक स्टोरी सुनना शुरू कर रहे हो, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं, कुछ डेट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट दूसरा पार्ट है। स्वदेशी मूवमेंट एक एजिटेशन था जो कि शुरू हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, और धीरे धीरे उसने स्वदेशी मूवमेंट का मतलब फॉर्म पकड़ लिया, है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले शुरू करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से। और पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू करने के पहले भी पार्टीशन ऑफ बंगाल कुछ कॉजेस, कोई भी चीज ऐसे अचानक से नहीं होता है, किन कुछ रीजंस की वजह से वो चीजें होती हैं, है ना। तो पहले कुछ रीजंस को देखते हैं कि किन कारणों की वजह से ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल का थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा ड्यूरेशन है ना इस चैप्टर का, ये 1905 से लेकर 1911 तक का है। लेकिन हम थोड़ा सफर करके आते हैं उसके पहले का थोड़ा सफर करके आते हैं। मैं तुमको लेके जा रहा हूँ 1760s या फिर 80 1780s के टाइम में मैं तुमको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बोलोगे सर इतना गैप? हाँ, इतना गैप। ये कनेक्टेड है, ये और वो पार्टीशन जो हुआ था वो कनेक्टेड है। चलो थोड़ा बातें सुनते हैं। पहले मेरा बात सुनो, क्या आप लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करने आया था? नहीं, वो इंडिया में ट्रेड करने आया था, है ना। वो इंडिया में ट्रेड करने आया था, लेकिन आने के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ उनको ऐसी चीजें दिखी जिसकी वजह से वो सोचे कि इधर वो रूल कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो बहुत ही एक बड़ा पॉलिटिकल पावर बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मिला करता था ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, 4 लाख पाउंड, करीब 4 लाख पाउंड ईयरली मिलता था उनको, बहुत बड़ा अमाउंट था वो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली दिया था कि ईस्टर्न कंट्रीज की इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज में बस, ये मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मोनोपोली था कि इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी में बस, इंडिया और ईस्टर्न कंट्रीज में बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम कर सकता है, बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है ना। चलो, उसके बाद ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही जुड़ा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, है ना। लेकिन उनके मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करता था, वो अपना बस अपने रिवेन्यू से मतलब रखता था, और उनको उसने मोनोपोली दिया हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया हुआ था। अब बात क्या हुआ, बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बहुत अच्छा रिवेन्यू मिल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन 1766 अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया बड़ा ही घाटा में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया बड़ा ही घाटा में, एकदम कंगाल हो गए थे। बैंकरप्सी के टाइम, बैंकरप्सी के तादार पे आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ रीजंस की वजह से, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। डिस्कस मतलब उनके बारे में बस थोड़ा बहुत जानेंगे, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बस बुक में जो है उसको पढ़ के क्या मजा आएगा, है ना। थोड़ा ज्यादा जानते हैं, इजीफाई करने के लिए चीजों को, है ना। तो हुआ क्या, इसमें आपको डेट्स तो कुछ याद नहीं रखना, बस एक स्टोरी की तरह आपको याद रखना है कि अच्छा इन रीजंस की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में आया था, है ना। तो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी के तादार में आ गया था, है ना। कुछ उन रीजंस को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, उन रीजंस को थोड़ा समझते हैं, फटाफट से समझेंगे, कोई ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, है ना। चलो, पहला रीजन में जो मैं बोलना चाहूंगा वो बोलूंगा मैं एंग्लो माइसोर वार का, एंग्लो माइसोर वार। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में हुआ था। ठीक है, हैदर अली के बीच में हुआ था, करीब 3 साल तक ये वार चला था, 1766 से 69 तक। ठीक है, करीब 3 साल तक ये वार चला था, और इसका कोई एंड रिजल्ट भी नहीं निकला था। तो वार होने से तो भाई दोनों तरफ का बहुत घाटा होता ही है ना, ये बात तो तय था। उसके बाद दूसरा जो मैं कॉज बोलना चाहूंगा वो बोलना चाहूंगा बंगाल फेमिन। ठीक है, फेमिन मतलब भूखमरी। ठीक है, फेमिन मतलब भूखमरी। ठीक है, ड्राउट्स के कारण, ड्राउट्स, ठीक है, ड्राउट्स के कारण सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ने के कारण खेती बाड़ी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी,
फूड के शॉर्टेज की वजह से लोग 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल मारा गया था। ठीक है, जिसके वजह से अब पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वो कैसे रेवेन्यू दे पाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत घाटे में आया था। तीसरा चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो बोलना चाहूंगा करप्शन। ठीक है, करप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंडिया में ही बिल्कुल नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उस टाइम में वो बहुत ही करप्ट थे, धूम मतलब एकदम दिल खोल के पैसा चुरा रहे थे अपने कंपनी से। ठीक है, तो जब करप्शन जहां आ जाएगा, करप्शन जहां आ जाएगा वहां लॉस, घाटा, एक कंपनी का घाटा होना तय है। ठीक है, ये कुछ मेन रीजंस थे जिनके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इतना घाटे में आया था। ठीक है, तो 1768 के टाइम से, मान लो 1768 के टाइम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, 1768 के टाइम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी से रेवेन्यू मिलना बंद हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा चलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, कुछ दिनों बाद तो मिलेगा ही, है ना। बहुत ही एक अच्छा, मैं बोलूँ तो प्लेयर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उनको बहुत ही फायदा करवा के देता था। तो बोला चलो यार अभी नहीं मिल रहा है, कुछ दिनों बाद तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ केस हो गया उल्टा। अब कुछ दिनों बाद मिलने की जगह में उन्होंने, कुछ दिनों बाद मिलने की जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1772 में लोन मांग लिया। बताओ, देने के जगह में मांग लिया। ठीक है, 1772 में लोन मांग लिया मतलब, और कंडीशन खराब हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन मांग लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, चलो आगे का पढ़ते हैं। लोन मांग लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसके बाद हुआ क्या। लोन मांगने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि इस कंपनी को तो हम डूबने नहीं दे सकते, हम इनको लोन देंगे। गवर्नमेंट एग्री हो गया, हम आपको लोन देंगे। 1 लाख पाउंड का लोन मांगा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बोला हम लोग उसको लोन देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं दे देंगे, हम लोग एक एक्ट पास करके देंगे। नाम क्या होगा उस एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट। ये है आपके बुक में, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस एक्ट का नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इस एक्ट के तहत कुछ पावर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में किए थे। अब पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला कि बातों में इंटरफेयर नहीं करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब वो कुछ बातों में कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ परमिशन उनसे लेने पड़ते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, चलो। और अब जो बहुत सारे फीचर्स थे इस एक्ट के, बहुत सारे फीचर्स थे जो इधर कुछ बोले गए हैं, वो जो तुम्हारे चैप्टर में कुछ बोले गए हैं उनको थोड़ा समझते हैं। वो तुम्हारे चैप्टर में क्या बोला गया, ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, देखो तुम मेरे बातों को अच्छे से सुनो और बस ध्यान रखो भाई, आंसर ऐसे ही करके आओगे, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। देखो, दो तीन बड़े बड़े प्रोविंस थे इंडिया में, प्रोविंसेस तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना के रखे थे। एक था बॉम्बे प्रोविंस, प्रेजेंट डे मुंबई। एक था मद्रास प्रोविंस, प्रेजेंट डे चेन्नई, है ना। और एक था बंगाल प्रोविंस। ठीक है, ये तीन बड़े बड़े प्रोविंसेस थे जो बना के रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये तीनों प्रोविंसेस के गवर्नर थे, तीनों प्रोविंसेस में गवर्नर थे। ठीक है, तीनों में थे, तीनों प्रोविंसेस में गवर्नर थे, कंट्रोल करते थे जो इन प्रोविंसेस को। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत क्या हुआ, ये जो बंगाल का जो गवर्नर का पोस्ट था ना भाई, ये जो बंगाल का गवर्नर का पोस्ट था उसको क्या कर दिया गया, उसको अपग्रेड कर दिया गया। किसके पोस्ट में, किसके पोस्ट में, उसको अपग्रेड कर दिया गया गवर्नर जनरल के पोस्ट में, उसको अपग्रेड कर दिया गया गवर्नर जनरल के पोस्ट में। क्या बताया मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ, ये जो गवर्नर का जो पोस्ट था तीनों ही बड़े बड़े प्रोविंसेस में, उसमें से बंगाल का जो गवर्नर का पोस्ट था उसको अपग्रेड कर दिया गया गवर्नर जनरल के पोस्ट में। ठीक है, अब ये तीनों जो गवर्नर्स पहले जो थे ना, पहले जो गवर्नर्स थे उन लोग रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ जस्टिस को। ठीक है, जिसमें 24 मेंबर थे, एक 24 मेंबर्स के बोर्ड को उन लोग रिप्रेजेंट करते थे, 24 मेंबर्स के बोर्ड को उन लोग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है,
अब क्या रिप्रेजेंट नहीं करते थे, रिपोर्ट करते थे, सॉरी। जैसे कोई अगर तुम ऑफिस में काम करो तो वहां के बॉस को तुम रिपोर्ट करते हो, कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो, कोई भी तुम्हारा काम पेंडिंग हो, वो तुमको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई चीज तुमको करना हो उससे तुमको परमिशन लेना पड़ता है। वैसे ही ये तीनों प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, उन लोग 24 मेंबर का एक बोर्ड था, उनसे उन लोग परमिशन ले, मतलब उनको रिपोर्ट करते थे, है ना। तो अब क्या हुआ देखो, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर का पोस्ट था उसको अपडेट किया गया गवर्नर जनरल के पोस्ट में। ठीक है, अब बोला गया भैया आप जो मुंबई के जो गवर्नर हो और जो मद्रास के गवर्नर हो, अब आप रिपोर्ट करोगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब आप रिपोर्ट करोगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, या फिर इसको फोर्ट विलियम का भी गवर्नर जनरल बोल सकते हो। फोर्ट विलियम बंगाल में ही है ना। फोर्ट विलियम का भी गवर्नर जनरल बोल सकते हो, जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है फोर्ट विलियम बंगाल में ही है। ठीक है, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा अब फोर्ट विलियम या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये जो बॉम्बे और मद्रास का कॉन्स्टिट्यूएंसी था, ये भी आ गया किसके अंडर में, प्रेसिडेंसी जो था ये भी आ गया किसके अंडर में, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में। तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंसी बन गया, है ना। और तीनों उसके, लेकिन मेन जो थे ये यही थे, मेन जो थे ये यही थे। ये जो गवर्नर जनरल था वो भी रिप्रेजेंट रिपोर्ट किसको करेगा, इनको करेगा, 24 मेंबर वाले बोर्ड को करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ 4 और मेंबर्स भी थे, 4 मेंबर्स थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी था। ठीक है, तो इनको, ये जो गवर्नर जनरल उसके 4 मेंबर, इनको सबको मिला के बोला जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये जो गवर्नर जनरल था और उसके जो 4 मेंबर थे, जो 4 उसके और अंडर में थे, उनको मिला के बोला जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, ये इनका नाम था। गवर्नर जनरल को कोई भी अपना डिसीजन, कोई भी अपना एक्ट पास करना हो, कोई भी रूल पास करना हो, नया लॉ लागू करना हो, तो कम से कम 4 में से 2 जो मेंबर्स थे उनके, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो 2 मेंबर हैं उनका राजी होना बहुत ही जरूरी था। तो गवर्नर जनरल का पोस्ट ऐसा नहीं था कि बहुत ही वास्टली पावरफुल था, वो लिमिटेड पावर था उसका। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया कि बॉम्बे और जो मद्रास का जो प्रोविंस था वो भी इनडायरेक्टली आ गया बंगाल के प्रोविंस में। अब क्या हुआ, बंगाल का प्रोविंस काफी बड़ा हो गया, है ना। बंगाल का प्रोविंस काफी बड़ा हो गया और एक रखा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के प्रोविंस को संभालने के लिए। ठीक है, बंगाल के प्रोविंस को संभालने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतना बड़ा जगह को संभालने के लिए काफी नहीं था जरूर, है ना। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात थोड़ा, मतलब थोड़ा बात भी नहीं, बस मैं ये पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, 1857 रिवोल्ट, है ना। ये किसको पता नहीं होगा भाई, सेपॉय म्यूटिनी का रिवोल्ट, है ना। सबसे बड़ा रिवोल्ट जिसको कहा जाता है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, है ना, 1857 का रिवोल्ट। इसी 1857 का रिवोल्ट के बाद भैया ब्रिटिश तो थोड़ा हिल गए थे। ठीक है, उनको लगा कि उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंडिया में करनी ही पड़ेंगी, पावर और ज्यादा अपने हाथ में उनको लाना ही पड़ेगा, यूनिटी उनको तोड़ना ही पड़ेगा इंडियंस का, वरना वो तो ज्यादा दिन इधर टिकने वाले हैं नहीं। तो अब 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत सारा प्लानिंग हुआ, उसमें उस प्लानिंग्स में एक पॉइंट क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी था। ठीक है, एक पॉइंट क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी उनके दिमाग में तभी से था। ठीक है, ये जो प्लानिंग हुआ था 1857 रिवोल्ट के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी उस प्लान में शामिल था उनका। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं। इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, अभी बैकग्राउंड में है हम लोग, है ना, कैसे ये चीजें हुई उसके बैकग्राउंड में है। अब क्या हुआ देखो, पहला डेट में बताने जा रहा हूं तुमको, 7 फरवरी 1874 को कौन क्रिएट किया गया, आसाम क्रिएट किया गया, है ना। सेबा बोर्ड वाले, बहुत जरूरी चीज, है ना। असम कब क्रिएट किया गया था, 7 फरवरी 1874 को, है ना। वो रेगुलेटिंग एक्ट का बात मैंने पहले किया जो 1773 को था, ये 1874 को है, करीब 100 साल। तो इसका डेट याद रखना शायद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट वाला बात को याद रख के, है ना। चलो, 7 फरवरी 1874 को आसाम बनाया गया। आसाम बनाया गया, 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली उसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली उसमें इंक्लूड किया गया। चलो, कोई इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स का सबका नाम याद रखना। ठीक है, ग्वालपाड़ा था, कामरूप था, शिवसागर था, लखीमपुर था, ग्वालपाड़ा का, नगांव था। ठीक है, दरांग था, ग्वालपाड़ा, कामरूप, शिवसागर, लखीमपुर, नगांव, दरांग, ये डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें। ठीक है, खासिया जयंतिया हिल्स था, नागा पहाड़ था, गारो पहाड़ था, कछार था, फिर श्रीहट्टा था। ठीक है, ये सब
इंक्लूडेड था उसमें, ठीक है। अच्छा, 51 पॉइंट समथिंग स्क्वायर माइल्स का उस टाइम में एरिया था, ठीक है, असम प्रोविंस का। अभी कितना है किलोमीटर स्क्वायर में भैया? 78,438। ये अगर पूछ लिया ना, तुम कभी नहीं बोल पाओगे सर ये तो आउट ऑफ कोर्स था, आप लोग ने कैसे पूछ लिया। वो तो कुछ भी पूछने नहीं बोल पाओगे, कौन जाके लड़ेगा, है ना, बोर्ड से। लेकिन ये पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है यार, जेन्युइन क्वेश्चन है ना, सेबा बोर्ड वाले के लिए जेन्युइन क्वेश्चन है। 78,438 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है असम का, है ना। चलो, अब क्या बताया मैंने, 7 फरवरी 1874 को आसाम क्रिएट किया गया। 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो भी बताया मैंने। कौन कौन सा इंक्लूडेड था, खासिया, जयंतिया हिल्स, नगा पहाड़, गारो पहाड़, कछार, श्रीहट्टा, ये सब इंक्लूडेड था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आसाम को क्रिएट किया गया, आसाम को क्रिएट करके एक पोस्ट बनाया गया, नया पोस्ट बनाया गया, किसका? चीफ कमिश्नर का पोस्ट बनाया गया। एक नया पोस्ट बनाया गया, किसका? चीफ कमिश्नर का पोस्ट बनाया गया आसाम को क्रिएट करने के बाद। असम को क्रिएट करने के बाद चीफ कमिश्नर का पोस्ट बनाया गया, ठीक है। और पहला चीफ कमिश्नर, फर्स्ट चीफ कमिश्नर किसको रखा गया? आर एच किटिंग्स को। पहला चीफ कमिश्नर किसको रखा गया? आर एच किटिंग्स को। कब रखा गया होगा भाई, ये अगर क्वेश्चन में आ गया, कब रखा गया होगा? ऑब्वियसली 1874 को, है ना, ऑब्वियसली 1874 को, क्योंकि आसाम बना ही था 1874 में, है ना। तो 1874 में आर एच किटिंग्स को चीफ कमिश्नर रखा गया आसाम का, ठीक है। इतना तक सही जा रहा हूं ना? इतना तक आप लोग भी सही जा रहे होगे, ये आशा है मेरा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाना लगातार, या फिर नोट डाउन करते जाना, वो ज्यादा बेहतर होगा, मैं हमेशा कहता हूं, है ना। चलो, इतना तक के स्टोरी में हमने क्या समझा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, आसाम का बंगाल का गवर्नर का पोस्ट, गवर्नर जनरल के पोस्ट में, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल के अंडर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंट्रोडक्शन, फिर 1857 का रिवोल्ट की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में एक प्लानिंग कौन सा था? एक प्लानिंग कौन सा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को, अच्छा, ये जो क्रिएशन ऑफ आसाम था, इसको फर्स्ट स्टेप बोला जाता है टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो असम को क्रिएट किया गया कब? 7 फरवरी 1874 को। एक चीफ कमिश्नर का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे वो बताया, कौन कौन सा और रीजन्स इंक्लूडेड था वो बताया, कौन कौन से हिल्स इंक्लूडेड थे वो बताया, है ना। आर एच किटिंग्स को पहला चीफ कमिश्नर रखा गया आसाम का, ठीक है। चलो इतना तक क्लियर होगा, है ना। और इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। आसाम को क्रिएशन को बाद में तुमको समझ में आएगा, बार बार आसाम 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 पढ़ोगे, ठीक है, तुमको बाद में वो समझ में आएगा कि उसको फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल बोला जाता है ना। चलो उसके बाद अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में, कर्जन चचा के टाइम में ये हुआ था। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक इंडिया के वाइसरॉय थे? 1899 से लेके 1905 तक इंडिया के वो वाइसरॉय थे, है ना। लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था बंगाल का पार्टीशन, और वाइसरॉय कब से थे? 1899 से लेके 1905 तक, ठीक है। चलो, लॉर्ड कर्जन को उस टाइम में दो लोगों ने बड़ा हेल्प किया था, भाई भाई बन के चल रहे थे उनके साथ। कौन थे वो? एंड्रयू फ्रेजर, एक का नाम क्या था? एंड्रयू फ्रेजर, दूसरे का नाम क्या था? जेबी फुलर, जे बेम्फ्लायड फुलर, ठीक है, या जेबी फुलर भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जेबी फुलर और एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। अब ना आ गए हम लोग 1874, असम का क्रिएशन वेशन हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं 1901 में, ठीक है, हम लोग आ गए हैं 1901 के टाइम में, ठीक है। एंड्रयू फ्रेजर कौन थे? 1901 के टाइम में चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, 1901 के टाइम में। और जे बेम्फ्लाइट फुलर कौन थे? चीफ कमिश्नर ऑफ असम, ठीक है, चीफ कमिश्नर ऑफ असम, ठीक है, जे बेम्फ्लाइट फुलर उस टाइम में 1901 के टाइम में, ठीक है। ये दोनों ने अपना प्रपोजल दिया था लॉर्ड कर्जन को कि कैसे टेरिटोरियल चेंजेस करें, ठीक है। इसने क्या बोला था? एंड्रयू फ्रेजर ने क्या बोला था कि उड़ीसा और संबलपुर को एनेक्स करके, मतलब कहां से एनेक्स करके? बंगाल से एनेक्स करके कहां लेके आ जाएं हम लोग? एमपी में लेके आ जाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश में लेके आ जाएं, इसने बोला था। और इसने क्या बोला था? बेम्फ्लाइट फुलर ने क्या बोला था? इसने बोला था कि छठा ग्राम को आसाम में लेके आइए भाई साहब,
छट्टाग्राम को असम में, नेक्स्ट टू असम, ठीक है, छट्टाग्राम को असम में लेके आइए। किस वजह से? टी बिजनेस को बढ़ाने की वजह से, टी बिजनेस को बढ़ाने की वजह से छट्टाग्राम में बहुत बड़ा टी गार्डन था, ठीक है, वो आएगा असम में, तो असम का टी बिजनेस और भी फ्लोरिश होगा और भी बढ़ेगा, ठीक है। असम का चाय, असम के चाय, है ना। तो इसने छट्टाग्राम को बोला था असम में लाने को, इसने उड़ीसा और संबलपुर को एनेक्स करके एमपी में ले आने को बोला था, ठीक है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। कौन कौन? एंड्रयू फ्रेजर और जेम्स फ्लाइट फुलर, ये दोनों थे, ठीक है, ये दोनों थे। और इनका जो प्रपोजल था, इनका जो प्रपोजल था वो लॉर्ड कर्जन को बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही मनमोहक लगा इनका प्रपोजल लॉर्ड कर्जन को। और लॉर्ड कर्जन ने बोला इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये करने के बाद हुआ क्या, लॉर्ड कर्जन को बड़ा अच्छा लगा इसका प्रपोजल, इनका प्रपोजल, इसको कुछ करना पड़ेगा लॉर्ड कर्जन ने सोचा, और लॉर्ड कर्जन ने तैयारी कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल का जोरों शोरों से, ठीक है। उसने गवर्नर जनरल बना दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बना दिया एंड्रयू फ्रेजर को, जो बेचारा चीफ कमिश्नर था मध्य प्रदेश का, बंगाल का गवर्नर जनरल बना लिया, ठीक है, ताकि पावर उसके हाथ में रहे बंगाल के पार्टीशन में, है ना। वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आप वीडियो बस सुननी है, 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, थोड़ा ज्यादा भी कभी कभार हो सकता है, बस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं कोई चीज को काट के नहीं पढ़ा सकता, है ना। सब कुछ आपको वो मिलेगा जो आपकी बुक में है, एक भी चीज मिसिंग नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो तो इसको पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखना नहीं पड़ेगा भाई, आपके मुंह सुबह नहीं याद होगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन दो लोग थे जो हेल्प कर रहे थे कर्जन को? एंड्रयू फ्रेजर, जेबी फुलर, है ना। एंड्रयू फ्रेजर कौन था? चीफ कमिश्नर मध्य प्रदेश। जेबी फुलर कौन था? चीफ कमिश्नर ऑफ असम 1901 के टाइम में, है ना। जो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? गवर्नर का जो पोस्ट था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल के पोस्ट में बना दिया, वो कर दिया गया था। असम का क्रिएट हुआ था 7 फरवरी 1874 को हुआ था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? आने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर आए तो क्या है, ग्वालपाड़ा, कामरूप, नगांव, दरांग, लखीमपुर, शिवसागर, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद और क्या था? और शायद कुछ ही नहीं था, है ना। और एक दो चीजें होंगी तो आप वीडियो को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और आराम से बैठे रहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इतना तक आप पूरा आसानी से सोचिए, सुनिए, याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। इसको याद रख के आप स्टोरी को कनेक्ट कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से, आप किसी को बैठे बैठाए समझा पाएंगे ये चैप्टर, इसका वादा है मेरा, ठीक है। चलो तो इजीफाई के साथ जुड़े रहिए और आपको हर चीज इजीफाइड वे में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।